नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 11 की जो बुक चल रही है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 2 और उसका हमारा पाठ नंबर 3 चल रहा है भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया। अब इसके अंदर हम जो है आज इसका भाग नंबर 3 लेके आए। इससे पहले हमारे जो इस किताब की वीडियो है वो आपने नहीं देखी तो आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले सन 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसकी। सन 1853 ईस्वी के चार्टर में कंपनी को शासन के लिए, क्योंकि किसी निश्चित अवधि के लिए अधिकृत नहीं किया गया था, इसलिए किसी भी समय सत्ता का हस्तांतरण जो है ब्रिटिश ताज को संसद के द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता था। यानी जो 1853 का जो चार्टर बना था उसमें कह दिया गया था कि अब कंपनी शासन की कोई निश्चित अवधि नहीं है, कभी भी जो है सत्ता का जो हस्तांतरण है वो ब्रिटिश ताज को किया जा सकता है संसद के द्वारा। तो भारतीय जनता ने जब सन 1857 में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया, इस कारण ब्रिटिश शासन विवश होकर औपनिवेशिक शासन व्यवस्था में बदलाव पर विचार करने लगा। जो ब्रिटिश शासन था उसने सोचा कि अब हमें कुछ बदलाव करना चाहिए। तो सन 1857 के गदर से शासन की असंतोषजनक नीतियाँ उजागर कर दी। यानी जो 1857 का जो क्रांति हुई थी उससे जो शासन की जो नीतियाँ थी उनको उजागर कर दिया, जिससे संसद को कंपनी को पदच्युत करने का बहाना मिल गया। यानी अब संसद को ये बहाना मिल गया हमें कंपनी को हटा देनी चाहिए। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश संसद ने कई अधिनियम पारित किए जो भारतीय प्रशासन का आधार बने, और सन 1858 के अधिनियम के मुख्य प्रावधान ये थे। कौन कौन से प्रावधान थे पहले देखो। भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया। यानी पहला से क्या गया, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन था उसको समाप्त कर दिया और डायरेक्ट जो शासन है वो ब्रिटेन की महारानी को सौंप दिया। दूसरा, अब भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य को से राज्य सचिव को चलाना था। यानी भारत को जो शासन था वो अब जो है ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से राज्य सचिव चलेगा, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद का भी गठन किया। यानी जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्य एक भारत परिषद बना गई। भारत के शासन से संबंधित सभी कानूनों और कार्रवाई पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य की गई। यानी जो भारत की जितने भी शासन से संबंधित कानून और कार्रवाई थी उन पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य होगी। तीसरा, भारत की गवर्नर जनरल का नाम वायसराय क्राउन प्रतिनिधि किया गया तथा उसे भारत सचिव के आगे अनुसार कार्य करने के बाद किया गया। इस प्रकार भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। यानी जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम चेंज कर दिया, वायसराय कर दिया, जो कि क्राउन उसे जो ब्रिटेन महारानी थे उसका प्रतिनिधि था, और वो भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के बाद था। और भारत का जो प्रथम वायसराय बना था वह तो बनना था कैनिंग। भारत मंत्री को वायसराय से गुप्त पत्र व्यवहार तथा ब्रिटिश संसद में प्रतिवर्ष भारतीय बजट पेश करने का अधिकार दिया गया। जो भारत मंत्री था उसको वायसराय से गुप्त पत्र व्यवहार का तथा ब्रिटिश संसद में प्रतिवर्ष भारतीय बजट पेश करने का अधिकार दिया गया। भारत सचिव का पद, यानी एक नया पद बनाया गया भारत सचिव का। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया इसने भारत के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत उद्घोषणाएं की। कौन कौन सी थी? पहला, भारतीय प्रजा को साम्राज्य के अन्य भागों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। यानी जो ये कहा गया कि जो भारतीय प्रजा है इसको साम्राज्य के अन्य भागों में जो रहने वाली जो ब्रिटिश प्रजा है उसके समान माना जाएगा। दूसरा, भारतीय नागरिकों के साथ लोक सेवा में अपनी शिक्षा, योग्यता और विश्वसनीयता के आधार पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष भर्ती में भेदभाव नहीं किया। कहा गया कि भारतीय नागरिकों को जो भी लोक सेवाएं उनमें अपनी शिक्षा योग्यता अनुसार नौकरियाँ मिलेगी। तीसरी, भारत के लोगों की भौतिक व नैतिक उन्नति प्रयास, यानी कि जो उन्नति है भौतिक और नैतिक उसके प्रयास किए जाएंगे। चौथा, देशी नरेशों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की संधियों को यथावत सम्मान किया जाएगा। यानी जो देशी राजाओं के साथ जो कंपनी की संधियाँ थी उनको वैसे ही रखा जाएगा। अब देखो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था वो क्या था। सन 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारत के संवैधानिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण और युगांतकारी घटना है। यानी जो 1861 का अधिनियम है ये भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण और युग परिवर्तन वाली घटना है। ये 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। प्रथम, इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबंध करने का अधिकार दिया। यानी इसने क्या किया, एक तो जो गवर्नर जनरल था उसकी विस्तारित मतलब उसकी जो परिषद थी उसको विस्तारित कर दिया और भारत के प्रतिनिधियों को नामजद करके यानी नामजद करके उन्हें विधायी कार्यों से संबंध करने का अधिकार दिया गया। दूसरा यह कि उसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यानी जो गवर्नर जनरल की जो केंद्रीय शक्तियाँ थी उनका विकेंद्रीकरण किया, अर्थात बम्बई और मद्रास की सरकार को भी जो है विधायी शक्तियाँ दी गई। इस अधिनियम के तहत अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे? पहला,
गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की संख्या में वृद्धि करते हुए परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्य किए गए, जिसमें से आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना जरूरी था। यानी जो गवर्नर जनरल की विधान परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाएगी, उसमें परिषद में कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 के गए, और जिसमें से आधे सदस्यों का गैर सरकारी यानी सरकार काम से नहीं जुड़ना होना था। दूसरा, गवर्नर जनरल को विधायी कार्य हेतु नए प्रांतों के निर्माण और नवनिर्मित प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार। जो गवर्नर जनरल था उसको विधायी कार्यों के लिए जो नया प्रांत था उनके निर्माण का अधिकार दिया गया, और नए प्रांत जो नवनिर्मित प्रांत था वहाँ पर गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया। भारत के लिए गवर्नर जनरल और गवर्नरों की परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त था। यानी जो गवर्नर जनरल की परिषद थी या गवर्नर की परिषद थी उसमें भारतीयों की भागीदारी, भारतीयों को शामिल करने का प्रयास मतलब इसमें हुआ। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया, यानी जो गवर्नर जनरल है वो ऑर्डिनेंस या आदेश निकाल सकता था। सन 1865 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को उद्घोषणा के माध्यम से प्रेसिडेंसी तथा प्रांत की सीमाओं को तय करने और उसमें परिवर्तन करने का भी अधिकार दिया। यानी जो गवर्नर जनरल है वो अपनी उद्घोषणा द्वारा जो प्रेसिडेंसियाँ थी और उनकी जो प्रांत की सीमाएँ थी उनको तय कर सकता था। इसी तरह 1869 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। जो 1869 में गवर्नर जनरल था उसको अधिकार दिया गया कि वो जो विदेश में जो भारतीय रह रहे हैं उनके संबंध में वो कानून बना सकते हैं। 73 के अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग करने का प्रावधान किया गया। 73 में कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी समाप्त कर सकते। इसी अनुसार में जो है 1 जनवरी 1874 को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया। यानी 1 जनवरी 1874 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई। अब पढ़ते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 के जो अधिनियम थे इसके तहत गैर सरकारी सदस्य या तो बड़े जमींदार, अवकाश प्राप्त अधिकारी या भारत के राज परिवार के सदस्य हुआ करते थे। यानी जो परिषद में आए रहे थे जो गैर सरकारी सदस्य थे वो कौन थे, या तो बड़े जमींदार थे या कोई रिटायर्ड कर्मचारी थे या भारत के राज परिवार से थे। भारतीय जनता की आम प्रतिनिधित्व की आकांक्षा पूर्ति से नहीं थी। यानी जो भारतीय जनता उसका कोई सदस्य वहाँ पर नहीं था। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी तो वह ब्रिटिश राज के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय जनता की अगुवाई करने लगी। कांग्रेस के जो है ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध कर रही थी। इस समय राष्ट्रवाद का जो आंदोलन था अपने चरम पर था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत के अधिक प्रतिनिधित्व मांगे जाते। उन्होंने कहा कि इसमें जो गवर्नर जनरल की परिषद है इसमें भारतीयों की नियुक्ति ज़्यादा की जाए। यूरोपीय व्यापारियों की ओर से भी भारत सरकार से इंग्लैंड में स्थित इंडिया हाउस के ऑफिस के नियंत्रण से अधिक स्वतंत्रता मांग की जाने लगी। यानी कहा गया कि जो भारत सरकार का इंग्लैंड में स्थित इंडिया ऑफिस है उस पर मतलब अधिक स्वतंत्रता दी जाए। परिणाम स्वरूप सर जॉर्ज चिजनी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई जिसका सुझाव जो है 1892 के अधिनियमों में किए गए। ये प्रावधान क्या थे? पहला, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई। यानी जो केंद्रीय या प्रांतीय विधान परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। उनके निर्वाचन का विशेष उल्लेख किया गया, यानी उनके चुनाव का उल्लेख किया गया। यद्यपि इसके द्वारा सीमित चुनाव की व्यवस्था, यानी इसके द्वारा क्या सीमित चुनाव की व्यवस्था की गई, फिर भी भारत के मुख्य सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व विधान परिषद में सुनिश्चित किया। यानी जो भारत के मुख्य सामाजिक वर्ग थे उनका विधान परिषद में सुनिश्चित किया गया। दूसरा, निर्वाचन की पद्धति का सिद्धांत सीमित रूप से स्वीकार कर लिया गया। यानी जो निर्वाचन की पद्धति थी इसका जो सिद्धांत है वो सीमित रूप से स्वीकार कर लिया गया। तीसरा, परिषद के अधिकारों में वृद्धि की, जो परिषद के अधिकार थे इसमें बढ़ोतरी की गई। वार्षिक आय या बजट का ब्यौरा परिषद में प्रस्तुत करना आवश्यक है। यानी जो वार्षिक आय थी या बजट का जो ब्यौरा था वो परिषद में प्रस्तुत करना आवश्यक है। विषयों पर चर्चा का अधिकार था लेकिन मत देने का अधिकार नहीं। यानी जो परिषद में जो सदस्य थे उनको विषयों पर चर्चा का अधिकार था लेकिन मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। सदस्यों को कार्यपालिका के बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यानी सदस्यों को कहा गया कि कार्यपालिका के बारे में वो प्रश्न पूछ सकते हैं। यद्यपि इस अधिनियम द्वारा विधायिका के सदस्यों के निर्वाचन की सीमित शुरुआत हुई, फिर भी इस अधिनियम में अनेक खामियां थी जिसके कारण जो भारतीय राष्ट्रवादी है वही इस अधिनियम की बार बार आलोचना की। ये माना गया कि स्थानीय निकायों या चुनाव मंडल बनाना एक प्रकार से इनके द्वारा मनोनीत करना है। विधानमंडल की शक्तियाँ काफ़ी सीमित भी थी और सदस्य अन्य पूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सकते थे। किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार किया जा सकता था। इसके अलावा वर्गों का प्रतिनिधित्व भी पक्षपातपूर्ण था। तो इस प्रकार ये सुधार था। अब जो आगे के सुधार है वो हम नेक्स्ट कक्षा में देखें। तो आपको आज की कक्षा कैसी लगी
ये कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलें। चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।